हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज से पहले हम गद्य विभाग में 2 चैप्टर, पद्य विभाग में 2 चैप्टर और ग्रामर विभाग में 1 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी में हमारा जो प्रश्न पत्र है उसका सेक्शन डी, जो राइटिंग विभाग है, उसमें से एक क्वेश्चन पत्र लेखन, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अब पत्र के बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पत्र सही ढंग से, अच्छी तरह से श्रेष्ठ पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र का महत्व क्या है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी संबंधी कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। सेतु यानी ब्रिज बनाना, पुल बनाना, संबंधों को एक दूसरे से जोड़ना। पत्र अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। मन के भीतर की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को, संवेदनाओं को शब्द रूप देने का, वाणी देने का सबसे उत्तम साधन माना गया है। कई बार संकोच से, भय से अथवा अन्य किसी कारण से हम अपने उद्गारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो उसका श्रेष्ठ तरीका है पत्र। पत्र में हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं होता है। कागज और कलम पर मन के भीतरी भावों को हम उतार लेते हैं और दूसरे के सामने उसको प्रकट करते हैं। तब पत्र एक अच्छे दूत का काम करता है, संदेशवाहक का। दूत यानी संदेशवाहक का, संवाहक का काम करता है। आजकल तो महानगरीय जीवन की व्यस्तता और समय की विवस्था के कारण पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ता जा रहा है, ताकि लोग शांति से पढ़ सके, कहीं भी जगह जाके कभी भी किसी भी समय पर उसको पढ़ सके। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है, लेखन कला है। इसमें कोई आडंबर, दुराव, छिपाव नहीं होता है। हम निसंकोच भाव से अपने मनोभाव दूसरे तक प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें आडंबर यानी अभिमान, दुर्भाव, दुराव या छिपाव नहीं होना चाहिए, वो शर्त है। इसीलिए पत्र मानव के सुख दुख का सजीव संवाहक तो है ही, वह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का भी प्रतिबिंब होता है। यानी मन के अंदर जो भाव, जो विचार बिंदु चल रहे हैं, उसका प्रतिबिंब अक्षर देह पर, अक्षर रूप से कागज पर प्रतिबिंब होता है। पत्र में लेखक सहज ढंग से बातचीत करता है तथा बातचीत में अपनी रुचियों, अरुचियों, आदर्शों, मान्यताओं को भी वाणी देता है। इसी कारण से महापुरुषों के पत्र अत्यंत प्रेरक बन पाते हैं। अब हमें पता है कि गांधी जी के पत्र, शहीद भगत सिंह के पत्र, जवाहरलाल नेहरू के प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी पर लिखे हुए पत्र, अब्राहम लिंकन के पत्र, स्वामी विवेकानंद के अपने गुरु भाइयों पर लिखे हुए पत्र, ये सारे पत्र इस बात के गवाह है और आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। अब अच्छा पत्र किसे कहते हैं, क्या गुण है, क्या विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि पत्र निष्कपट भाव से बातचीत शैली में, बुरा भाव नहीं होना चाहिए पत्र लिखते समय, और बातचीत शैली में वो लिखा जाना चाहिए।
पत्र को पढ़कर ऐसा लगे कि मानो हम लेखक के साथ बातचीत कर रहे हो। जो भी पढ़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, उसे ऐसा लगे कि पत्र में से हम अपने विचारों को सजीव रूप से उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। पत्र लिखते समय लेखक को इस प्रकार पत्र लिखना चाहिए मानो वह पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सामने बैठा वार्ता कर रहा हो। तो पत्र इसी तरह से लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला जो पाठक है उसके साथ बैठकर, समझ लो, वार्ता कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है, पत्र में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए, कोई दंभ नहीं दिखना चाहिए। अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही उसको दिखाना है। उसके लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके उसमें कृत्रिमता लाने का भाव नहीं दिखाना है। पत्र में बनावटीपन की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर हम ऐसे बड़े बड़े शब्दों का निरुपयोग प्रयोग करते हैं तो वो पत्र बनावटीपन धारण कर लेता है। बल्कि चाहिए यह कि हमारे शब्दों की सरलता तथा भावनाओं को ईमानदारी पूर्वक पाठक के मर्म को छू ले। ऐसे शब्द रखने चाहिए, ऐसे शब्द का वर्णन करना चाहिए कि उसकी सरलता तथा भावनाओं की ईमानदारी पाठक के हृदय को छू ले। अब आगे है कि पत्र में शिष्टाचार का सावधानी से प्रयोग होना चाहिए, उसमें अतिरेक न हो जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव व्यक्त होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग के लिए सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करना उचित है। छोटे को पत्र लिखते समय हमारा स्नेह प्रकट होना चाहिए और छोटे जो हमसे है, छोटे भाई है, बहन है, ऐसे जो है, उनके लिए हमारे दिल में स्नेह है, उस तरह का शिष्टाचार पत्र में दिखाई देना चाहिए। आगे जाते हैं। पत्र की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र स्थायी संपत्ति होते हैं। स्थायी इसलिए कि हमेशा वो हमारे पास बने रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। तो इसीलिए किसी भावावेग में लिखते समय भी हमें अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। कहीं किसी पर अगर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो जोश में आकर गलीच भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को, अपने गुस्से को संतुलित शब्दों में रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि पत्र में अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना है। हम कैसे हैं, कितने बड़े हैं, हमारा भाषा भंडार कितना विशाल है, ये बातें दिखाने के लिए पत्र नहीं है। अपनी अनुभूतियों को जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम अपने भावों को अनुभव करते हैं उसी तरह से पत्र में लिखावट होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा लिखना नहीं है। जितना लिखना है वो सटीक होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, सामने वाले की समझ में आए ऐसा होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को कम कर देती है, यानी कि पत्र नीरस बन जाता है। आगे, पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति
आदि का सुस्पष्ट ढंग से होना जरूरी है, क्योंकि इससे पत्र का जो प्रारूप है वो बना रहता है। तो इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है। पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। आगे देखते हैं। एक श्रेष्ठ पत्र की सफलता इसमें है कि हम यह प्रभाव उत्पन्न कर सके जो हम करना चाहते हैं सामने वाले के दिल पर, उसके दिमाग पर। पत्र लेखन में हस्तलेख का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि सुंदर लिखावट सामने वाले को मोहित कर देती है। सुंदर शब्दों में पत्र लिखना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने तथा संभाल कर रखने का शौक जागे। पत्र ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति उस पत्र को अपने पास संग्रह करने के लिए तैयार रहे, उसका मन करे कि ये बहुत अच्छा पत्र है, उसे रखना चाहिए। तो आपका पत्र जो है वो श्रेष्ठ पत्रों में गिना जाना चाहिए। अब देखते हैं कि पत्र के प्रकार कितने हैं। वैसे देखा जाए तो पत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, एक अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अब जो अनौपचारिक जो पत्र है उसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्र आ जाते हैं, तथा औपचारिक जो पत्र है उसमें व्यवसाय अथवा तो सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। तो इस प्रकार मुख्यतः हम पत्रों को इन 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 2 मुख्य प्रकार के भी प्रकार हैं उसके आधार पर। अब पहला जो है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र में है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पत्र। जैसे कि ऐसे पत्र है जो माता पिता पर लिखे गए हो, भाई बहन पर लिखे गए हो, या किसी स्वजन या प्रियजन को लिखे जाते हैं। ऐसे जो पत्र है, ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र कहते हैं। दूसरा जो है सामाजिक अथवा तो निमंत्रण पत्र। अब सामाजिक स्तर पर, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके जीवन में भी विवाह, मृत्यु, जन्मदिवस, गृह प्रवेश आदि के मांगलिक अथवा तो संस्कार उत्सव, जैसे कोई यज्ञोपवीत संस्कार देता है, कोई चौल संस्कार करता है, मुंडन संस्कार होता है, तो ऐसे लोगों को ऐसे अवसर पर आमंत्रित करने के लिए लोगों को जो पत्र लिखा जाता है अथवा छपवाया जाता है वे सामाजिक पत्र कहलाते हैं, और इन्हें निमंत्रण पत्र भी कहा जाता है। अब आते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में पहला है व्यापारिक पत्र। तो किसी व्यापार संबंधी व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारी को, दुकानदारों को, ग्राहकों को या कारखानेदारों अथवा फर्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को व्यावसायिक अथवा तो व्यापारिक पत्र कहा जाता है। अब दूसरा जो पत्र है वो है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र यानी दफ्तरों में लिखा जाता है, ऑफिसों में सरकारी लिखा जाता है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, ऐसी जगह पर। तो जो पत्र विभिन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को कार्यालयी पत्र कहे जाते हैं। अब हमें एक सूचना देनी है, वो ये है कि हमारी 9वीं बी के पाठ्यक्रम में केवल अनौपचारिक पत्र का ही समावेश किया गया है, और उसमें भी माता पिता, मित्र या संबंधी से संबंधित पत्र रखे जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं कि पत्र का जो क्लेवर है वो कैसा होना चाहिए।
तो पत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक का जो रूप है दोनों अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। व्यक्तिगत पत्रों का रूप अत्यंत विविधतापूर्ण होता है, उसमें कुछ खास विशेषताएं होती है, इसीलिए उसे समझ लेना आवश्यक है। उसके क्लेवर को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अगर ये 5 बातों का हम ख्याल रखें तो एक अच्छा पत्र हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत पत्र में पहला आता है प्रेषक यानी लिखने वाले का पता, एड्रेस, और दिनांक यानी तारीख अथवा तो तिथि। तो पत्र के प्रारंभ में लेखक को पत्र के बाईं ओर ऊपर अपना पता अंकित करना चाहिए। कहां पर? पत्र के बाईं ओर ऊपर की तरफ अपना पता अंकित करना चाहिए। पते के ऊपर लेखक का नाम भी लिखा रहना चाहिए ताकि पता चले कि किसने पत्र लिखा है। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। जैसे कि उसका उदाहरण दिया है यहाँ पे, जैसे पत्र लिखने वाले का नाम है, पत्र लेखक का कर्ण रंजन, यहाँ पे उसके ब्लॉक का, और यहाँ पर है उसकी मकान की सीरीज का नाम है A9/18। यहाँ पर है शहर का नाम विजयनगर, स्टेट का नाम है दिल्ली, और उसके बाद आती है दिनांक 20 अक्टूबर 2018। बराबर है। तो आई बात समझ में। अब हम एक विशेष सूचना की ओर जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि हम तारीख कैसे लिखें, महीने को शब्दों में लिखें या अंकों में लिखें, तो उसके बारे में भी यहाँ पर स्पष्टता की गई है कि परीक्षा में विद्यार्थी को अपना पता या अन्य कोई झूठ मूठ पता नहीं देना चाहिए। खुद का स्वयं का पता, सही पता लिखना नहीं है, या किसी मित्र या स्वजनों का पता भी लिखना नहीं है, या झूठ मूठ पता भी बनाना नहीं है। यह परीक्षा के नियमों के विरुद्ध है। इससे उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग होती है। इसीलिए परीक्षा में मात्र परीक्षा भवन और केंद्र का उल्लेख करना पर्याप्त है। जैसे कि यहाँ लिखा है परीक्षा भवन, हर पत्र में आपको यही लिखना है। डैश डैश करके लिखा है केंद्र, जिसका नाम लिखना है आपको, जो भी महसाना केंद्र है, राजकोट केंद्र है, मोरबी केंद्र है, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तिथि परीक्षा वाले दिन की देना है, जिस दिन परीक्षा हो उस दिन की। 22 अप्रैल 2019 यहाँ पे नमूने के तौर पर दी गई है। अब आपको ये 4 तरीके से आप कोई भी तरीके से तारीख लिखे तो वो सही मानी जाएगी। जैसे यहाँ पहले में लिखा है 23 मार्च, शब्दों में लिखा है 2019, तो यहाँ पे मार्च पहले लिखा है, 23 बाद में लिखा है, उसके बाद साल लिखी है, वो भी मानी जाएगी। यहाँ लिखा है 23/3/2019, इसमें बीच में डैश डैश किया है, वो भी मानी जाएगी। यहाँ पे 23/3/2019 पूर्ण विराम का चिन्ह किया है, तो वो भी मानी जाएगी। यानी कि जिस तरह से भी आपको तारीख लिखनी है वो मान्य होगी। यहाँ पर दूसरी बात है संबोधन की। तो पता और तिथि उसके लिखने के बाद लेखक जिस व्यक्ति अथवा संबंधी को पत्र लिख रहा है उसे संबोधित करना चाहिए। प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, पूज्य माताजी जैसे। यह संबोधन कागज के बाईं ओर, कहाँ पे? कागज के बाईं ओर, पते के बिल्कुल नीचे थोड़ी जगह छोड़कर लिखना चाहिए। कहाँ पे?
कागज के बाईं ओर पते के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर लिखना है। संबोधन व्यक्ति तथा संबंधों की प्रगाढ़ता के आधार पर होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, हम उम्र का है या छोटा है, उसके मुताबिक आपको लिखना है। बड़ों को पत्र लिखते समय आदरणीय, सम्मानीय, सम्मान्य, माननीय, पूजनीय, वंदनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखना चाहिए। इसमें से कोई भी आप संबंध के अनुसार लिख सकते हो। समवयस्क यानी अपनी उम्र के लोगों के साथ कैसे संबोधन करना है, तो प्रिय, बंधु, भ्राता, बंधुवर, मित्रवर, स्नेहिल आदि। और अपने से जो बिल्कुल छोटे हैं उनके लिए प्रिय, स्नेहिल, आयुष्मान, चिरंजीवी, मेरे प्यारे आदि लिखना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे बताए हैं संबोधन जो हम देख लेते हैं कि श्रद्धेय दादाजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र दिव्यांशु, स्नेहमयी सुरभि आदि संबोधन यहाँ पे किए गए। अब अभिवादन, स्वागत के रूप में हम जो करते हैं शब्दों का प्रयोग, उसकी बात आती है। आजकल अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पत्रों में से अभिवादन लिखने की परंपरा समाप्त होती जा रही है, लेकिन व्यक्तिगत पत्रों में अभिवादन करना हमारे सहज प्रेम सम्मान की अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसके साथ आपका रिश्ता कितना नजदीकी है वो अभिवादन से पता चल जाता है। अभिवादन भी व्यक्ति और संबंधों के अनुसार बदल जाना चाहिए, सभी के लिए एक नहीं होता है। जैसा व्यक्ति, जैसा संबंध, उसी के अनुसार अभिवादन आपको करना है। जैसे यहाँ बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, वंदन ऐसे। समवयस्क या तो अपनी समान उम्र के लोगों के लिए सप्रेम नमस्ते, प्रेम आदि। और छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अपने से जो छोटे हैं उनके लिए स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो, चिरंजीव रहो ऐसे शब्दों को लिखना चाहिए। अब आती है बात मुख्य विषय। ज़्यादातर हम पत्र जो है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पत्र है संबोधन के बाद का, उसमें हम सामान्य बातचीत की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार जाने, ऐसी वैसी जो बातें होती है वो 2-3 पंक्तियों में हम लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें हम जो पत्र में कहना चाहते हैं वह मुख्य बात, मुख्य विषय वो आता है। तो मुख्य विषय आपको कैसे लिखना है, तो पत्र का वास्तविक कथ्य यही मुख्य विषय होता है, क्योंकि हम वो लिखना चाहते हैं, वो दूसरे को बताना चाहते हैं। इसीलिए अक्सर सामान्य पत्र व्यवहार में लोग अत्र कुशलम तत्रास्तु तथा आगे समाचार यह है ऐसी बातें, ऐसे घिसे पिटे शब्दों का ज्यादातर प्रयोग करते रहते हैं, व्यवहार करते हैं। इससे जो पत्र है उसकी नवीनता तथा उसकी जो ताजगी है वो खत्म हो जाती है। अगर पत्र को ताजगीपूर्ण बनाए रखना है, वो जरूरी भी है, तो हमें पत्र को सहज रीति से प्रारंभ करना चाहिए। हमें अपने विषय को रोचक ढंग से, सरल शैली में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का उलझाव या घुमाव फिराव उसमें नहीं होना चाहिए। यदि विषय लंबा है और विचार के बिंदु अधिक मात्रा में है
तो उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। यानी एक से ज्यादा पैराग्राफ आप बना सकते हैं अपने विचार बिंदु के अनुसार, अपनी बात कहने के अनुसार। मुख्य विषय के प्रतिपादन में ये सभी गुण होने चाहिए जिनका उल्लेख एक श्रेष्ठ पत्रक के गुण में किया जाता है। अब दूसरी बात लास्ट में आती है, वो है उपसंहार, जिसे हम जब समापन करते हैं वो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसकी बात कही जाती है कि वर्ण विषय यानी जो हमने लिखा है वो पूर्ण हो जाने पर पत्र के अंत में भाई जो बाई और लेखक को अपना नाम और पत्र जो प्राप्त करता है उसके साथ उसका संबंध क्या है वो व्यक्त करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले में आपकी लाडली पुत्री, आपकी लाडली, ऐसे लाज। दूसरे में लिखा है तुम्हारा ही ऋषि, आपका आज्ञांकित पुत्र ऋषि, आपका स्नेहाधिकारी पुत्र ऋषि, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखें तो आपका प्रिय पुत्र अशोक, अभिन्न हृदय पार्थ। तो इसी तरह से आपको ये लिखना है। अब सामाजिक निमंत्रण पत्र लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? तो सामाजिक निमंत्रण पत्र लेखन की जो शैली है वो जरा व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न है, थोड़ी अलग है, बराबर। तो उसको कैसे लिखना है वो बात बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो पत्र है वो कई लोगों के लिए एक साथ छपता है और इसीलिए उसकी जो शब्दावली है, लेखन शैली जो है वो जरा अलग होती है, पृथक होती है। अगर किसी संस्था की ओर से निमंत्रण पत्र होता है तो पत्र के ऊपर संस्था का नाम और चिन्ह होता है। उसके बाद बाई और मान्यवर बंधुओं आदि शब्दों के साथ पत्र का मुख्य विषय होता है। क्रमबद्ध ढंग से यह आता है, बराबर। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है अथवा उसके साथ साथ कोई विशेष आकर्षण रूप कार्यक्रम लिखना चाहते हैं तो वो जो बिंदु है उसको बड़े अक्षरों में छापा जाता है, यानी कि उसको हाईलाइट करते हैं हम। नीचे संस्था अथवा परिवार के मुखिया का नाम होता है। घरेलू उत्सव होते हैं उसमें मान्यवर जैसे संबोधन से पुत्र शुरू हो जाता है। हम कहते हैं मान्यवर है, सुग्नश्री है, उसी तरह से हम संबोधन करते हैं और पत्र शुरू कर देते हैं। यथा मान्यवर ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मेरे सुपुत्र अभिन्न एवं विविधा, सुपुत्री श्री राम प्रसाद एवं श्रीमती सीता देवी करनाल से शुभ विवाह पर आयोजित प्रीति भोज पर, यानी भोजन समारोह रखा गया है, उस पर आप 3 अक्टूबर 2018 बुधवार को दोपहर को 12:30 पर मेरे निवास स्थान 11/600 गांधीनगर भोपाल पर सादर सप्रेम आमंत्रित है। नीचे लिखते हैं विनीत लक्ष्मीकांत चंद्र प्रभा। तो उसी तरह से आपको लिखना है। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र में निमंत्रण पत्र पर। अब निमंत्रण पत्र लिखने की 2 शैली है, 2 रीति है। एक है व्यक्तिगत पत्र शैली और दूसरी जो है वो सामाजिक पत्र शैली। अब व्यक्तिगत पत्र शैली में क्या आता है? तो जब निमंत्रण करता, निमंत्रण देने वाला
किसी मित्र या संबंधी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर बुलाता है तो वह व्यक्तिगत पत्र की तरह लिखता है। उसकी शैली, उसकी भाषा अलग होगी। जब निमंत्रण एक नहीं अनेक लोगों के लिए होता है, समाज के कुछ खास रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए होता है, उनकी बात है, तो उसे छपवा दिया जाता है। ऐसा निमंत्रण पत्र सामाजिक पत्र बन जाता है। इस पत्र की जो शैली है उसे सामाजिक पत्र शीर्षक के अंतर्गत समझाई गई है। यहाँ पर दो शैलियों में लिखित पत्र निमंत्रण प्रस्तुत है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो पत्र है वो है अपने जन्मदिन पर मामा जी को बुलाने के लिए अलका की ओर से एक निमंत्रण पत्र लिखिए। अब हमने आगे जो देखा पत्र की शैली के अनुसार, पहले नाम आया पत्र लेखक अलका, परीक्षा भवन, अबस केंद्र, मार्च यानी कि तारीख 13/2019, संबोधन पूज्य मामा जी, अभिवादन सादर चरण स्पर्श। उसके बाद लिखते हैं आशा है आप सानंद होगे या कुशल मंगल होगे, परिवार में भी कुशल मंगल होगा। मामा जी, आप जानते हैं कि 25 मार्च 2019 को मेरा जन्मदिन है। इस दिन मैं 16 वर्ष की हो जाऊंगी। तब तक मेरी 10वीं की परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप एक दिन पहले ही घर पर आ जाए। मामी जी तथा सोनू मोनू को भी लेते आए। आप सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी बड़ी आतुरता से या व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी। यहाँ पे लिखा है आपकी अलका। तो एक ये जो है इसी तरह से लिखा जाता है। अब आती है दूसरे पत्र की बारी, जिसमें छोटी बहन को पत्र लिखकर उसे समय के सदुपयोग के बारे में सलाह देना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखा जाएगा कि परीक्षा भवन लिखने वाले का नाम, केंद्र, नगर हो तो नगर, मार्च 30/2019, प्रिय सुरभि, संबोधन है ढेर सारा प्यार अथवा ढेर सारा स्नेह। कहते हैं कि आशा है तुम सकुशल होगी। छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। तुम्हारी दिनचर्या नियमित चल रही होगी। प्रिय सुरभि, तुम सौभाग्यशाली लड़की हो। तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन बनाने का अवसर मिला है। वहां छात्रालय में कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। इसीलिए तुम्हें स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि अब वो अकेली है, खुद निर्णय उसको करना है, इसीलिए उसको वो सलाह दी जाती है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। समय को वेस्ट मत करना, व्यर्थ मत गवाना। तुम पढ़ाई के लिए गई हो, इसीलिए ऐसे दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व दिया जाए या तो महत्व मिले। यह सुनहरी अवसर जीवन में फिर हाथ नहीं आएगा। इसीलिए वर्ष का एक एक क्षण अध्ययन में लगाना,
मनोरंजन और गप्पबाजी से बचकर रहना, बस इतना ही। माता पिता की ओर से आशीर्वाद। और नीचे लिखा है तुम्हारा भाई पार्थ। तो मित्रों, इसी तरह जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र को उसके अनुसार लिखना है और उसका अभ्यास करना है आपको।